सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हमारे हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 4। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहती हूँ जिससे आप अपने पाठ को खुद बूझोगे। ठीक है, ये है हमारे भारत की प्रमुख इमारतें जिनकी दीवारों पर नक्काशी हो रखी है, जिससे हमारा संबंधित है ये पाठ नंबर 4। देखा आपने अभी एक पिक्चर को, एक चित्र को, जिसमें क्या है कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक क्या कर रहा है, नक्काशी कर रहा है। किस पर? चलिए आइए चैप्टर को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि वो लड़का क्या करता है। एक लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने पत्थर पर घंटियों की कतारें और घड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटों पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था, यानी कि ये जो लड़का काम कर रहा है उसका क्या नाम है? केशव है। कितनी उम्र का है? सिर्फ 10 साल का है और वो इतनी सुंदर नक्काशी करता है। आगे देखिए, सभी अपना काम अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखाने पर वह सभी लकीरों और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, यानी कि उसके पिता भी नक्काशीकार हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव का तो कभी मौका ही जाने का नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों को आहट सुनाई भी नहीं पड़ती थी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करते नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी ही तीखी आवाज में जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो, लगता नहीं कि तुम ही कर रहे हो। वह आदमी हंसता हुआ बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो गए हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मजोला, वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी मोतियों की माला देखी और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, लगता है जैसे कि बहुत बड़ा आदमी है। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी से तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं
चला। हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भोजचंग से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुक कर सलाम करी ने। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। भेदवासी के में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? वह ख्याल आते ही उसे झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों में अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी बिल्कुल भी अच्छी ना लगी, क्योंकि खिंचकर पहरेदार को वो वहां से जाने का इशारा करते हुए, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमझ में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करना चाहिए या बादशाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। दिल तो अभी धक धक कर रहा था, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपतुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और छेनी हथौड़ा लेकर उल्टे पांव वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और पास में पड़े पत्थरों को खींचते हुए, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि केशव सख्त पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उससे कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पहले हफ्ते में तो मिट्टी से भरी डालियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी नहीं असमझ की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता उसे सिखाया करते थे, वैसे ही उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें एक समान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़ा वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने कह के दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए। जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में कोई ऐसा व्यक्ति, हिंदुस्तान का बादशाह, एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम पर धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक होती तो वो फौरन त्योड़ियाँ चढ़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गया और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में सोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बड़े नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा आकर रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार तुम होगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों से बुनकर संगतराश पत्थर तथा लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे?
केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी के इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सराहे टिकाकर केशव धीरे से, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता से कहा। कुछ सोचकर केशव से पूछा, बाबा एक बात बताओ, केशव के पास आगरा में, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में ऐसा शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शाहजहां, सलीम, मुराद और दनियाल। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे के नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नींदी आवाज में बोला। केशव ने देखा कि पिताजी ने देखा कि उनका लाडला इतने में सो भी गया है। तो ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था, है ना। तो इसमें केशव बहुत ही अच्छा नक्काशीकार होता है। बादशाह अकबर के बारे में बात की गई है, बादशाह अकबर के बेटों के बारे में बात की गई है, और जो बादशाह अकबर नया शहर बसाना चाहते थे सिकरी, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद अब हम करेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर। फिर भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।